कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग होता क्या है हमारे पास। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि जैसे एक किसी भी इंसान को, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बीच में एक मीडियम रखना होगा जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँगी, राइट। तो उसी तरह हमारे पास क्या होता है, जो हमारा बिजनेस होता है उसकी जो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो अपने जो है सारे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट होती है, तो वो अपने जो सारा कुछ ये डिटेल है उसका, एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे बताता है, थ्रू दी लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हम कंपनी की भी बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं ना, एक कोई कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसको हम बोलते हैं, आपने सुना हो आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है उसको। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके खुद के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं लीगली हैं कि उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर बिजनेस कंपनी के बारे में हमें पूरी नॉलेज लेनी है कि हमारे पास क्या है, जो यूज़र्स हैं उसके यूज़र्स देख सकें कि वो डिसीजन कैसे लेंगे, तो कैसे लेंगे बेसिकली, अगर हमारे पास अकाउंटिंग उसकी प्रॉपर हुई होगी, उसके बारे में नॉलेज होगी, उसकी बैलेंस शीट बनी होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, जिससे हम ये चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि अकाउंटिंग है तो बिजनेस के लिए हमारे पास क्या लैंग्वेज का काम करेगा। अब ये हमारे पास जो लैंग्वेज का काम कर रहा है ये दूसरे को समझ कैसे आएगी, है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में अब आए हमारे पास क्या, गैप आए। अकाउंटिंग में क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसका मतलब क्या है कि अब इस लैंग्वेज को ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अलग अलग अकाउंटेंट्स दूर दूर जगह बैठे हुए हैं, इनको आपस में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो सेम अकाउंटिंग, कुछ रूल्स प्रोसीजर सेम अगर फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो है एक दूसरे के लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि टू मेक द लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have developed certain rules, ठीक है, procedures and conventions which represent a consensus view by the profession of good accounting practices and procedures and are generally referred to as generally accepted accounting principles। तो सेम चीज बताने के लिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, एक हमारे पास इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है, तो एक हमने इन्वेस्टर बना दिया, तो अब ये इन्वेस्टर है किसी और कंट्री का, बट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, अब जो इंडिया की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, लाइक कौन सा गैप फॉलो कर रहा है, खुद के उसने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ये चीज़ तभी अगर ये इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएगा जब वो इंडिया की अकाउंटिंग को, मतलब कि जैसे कि कंपनीज है उसकी बैलेंस शीट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसीलिए, ताकि ये जो पूरे अगर ग्लोबलाइजेशन हो सके, लिबरलाइजेशन हो सके, हम बोलते हैं ना, इसलिए ताकि जो बाहर वाले लोग हैं यहाँ के इन्वेस्ट भी करें या फिर यहाँ के लोग हैं वहाँ इन्वेस्ट करें, कब कैसे कर पाएंगे, अकाउंटिंग समझ आएगी। तो अकाउंटेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हैं, तो अगर उनको समझ आएगी, सेम रूल्स फॉलो किए जाएंगे, तो ही हमारे पास क्या हो पाएगा, अकाउंटिंग अच्छे से समझ आ पाएगी। बेसिकली हम बात करें हार्मोनाइजेशन की, हार्मोनाइजेशन के लिए ही हमारे पास गैप आए अकाउंटिंग में। ठीक है, देखो अब गैप क्या है, राइट। अब जो गैप है, दिस इज ए ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म कैसे है, जैसे कि हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके रूल्स हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने ये वर्ड्स भी सुने होंगे, सुने हैं, लाइक हमारे पास है एएस है ना, एएस है, इंड एएस है, राइट, या फिर हमारे पास आईएएस है, आईएफआरएस है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेगमेंट्स, है ना। तो ये सारे किस में इंक्लूडेड है, गैप में। गैप इज अ ब्रॉड टर्म, गैप जो क्या है,
ब्रॉड टर्म है, और बाकी चीज़ें इसमें आती हैं। गैप इज ऑफ टू टाइप्स, एक है हमारे पास नेशनल गैप, एक है इंटरनेशनल गैप। लाइक इंडिया का खुद से बनाया उसने, तो हमारे पास वो हम नेशनल गैप कह देते हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज मिलके कुछ बना रही हैं रूल्स रेगुलेशंस, तो उनको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे चल। ठीक है, तो ये हमारे पास सब इंक्लूडेड है इसमें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो गैप्स हैं आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक तो क्या हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, एंड प्रोसीजर्स दैट कंपनीज यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इन रूल्स को यूज करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। अब देखो इसका टर्म का मीनिंग भी यही बताया जा रहा है, दैट गैप्स is a technical accounting term that encompasses the conventions, rules, and procedures necessary to define accounting practices at a particular time. And we can also say that it includes not only broad guidelines of journal applications, but detailed practices and procedures. So we can say it is very broad term, gap, और ये सब उसमें included है। ठीक है, इसके बारे में भी अलग से पूरा एक चैप्टर बनता है, टॉपिक बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए हम कहेंगे कि इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, जिसमें अभी हमने बात करनी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, दैट इज द कंसेप्ट्स एंड द कन्वेंशंस। और ठीक है, ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट, अब ये हुआ हमारे पास गैप। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कई अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और स्टैंडर्ड्स को सेम यूज़ करते हैं, बट मैंने अभी आपको बताया कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड का भी मीनिंग देखेंगे, और फिर कंसेप्ट्स और कन्वेंशन सारे देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि आपने साइंस में भी देखते हो, अलग अलग फिजिक्स में देखते हो, केमिस्ट्री में देखते हो, देयर आर डिफरेंट लॉज, है ना, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, फिजिक्स की ये केमिकल इक्वेशंस की भी बात करते हैं, है ना, या फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉज हैं, नेचुरल साइंस के कुछ लॉज हैं, प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं, एक्शंस जो हमें लेने पड़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या है कि प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट एंड हेंस कैन बी एप्टली अप्लाइड टू रूल्स इन अकाउंटिंग। कोई भी रूल्स ऑफ एक्शन या कंडक्ट की बात की जा रही है जिससे हम एक तरह से अकाउंटिंग में उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिक ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर sound accounting practices and procedures in reporting the financial status and periodic performance of a business. ठीक है, तो क्या है, कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको सही से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये तो हुआ मीनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। The accounting principle and the accounting standards are not same and are not one and the same thing. ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब प्रिंसिपल्स की तो हमने बात की कि एक्शन लेने के लिए एक, है ना, गाइडलाइंस हैं बेसिकली, बट दीज आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी covering various aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure. Right? Basically जैसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपने नेट पे या कहीं भी देखा हो, हम कोई भी स्टैंडर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 14 की बात करें, है ना, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14? दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। बेसिकली अगर इसकी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल,
तो इसके आप जब उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉपरली अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई होंगी, लाइक इसकी रिकॉग्निशन कैसे की जाएगी, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, हेडिंग्स बनी हुई हैं पूरे स्टैंडर्ड में, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाएगी, और उस मतलब कहाँ कहाँ वो शो किया जाएगा, डिस्क्लोजर पूरा उसको डिटेल में कैसे बताया जाएगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमारी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि अगर अब हम बात करें आईसीआईसी है या फिर है ना गवर्नमेंट है, तो ये लोग इशू करते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और प्रिंसिपल की अभी हमने बात की, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जो अब हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो सी, अभी हमने बात की, डेफिनेशन देखी इसकी। अब हम बात करें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, सेकंड वी हैव इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, देखो। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स may be considered as postulates, that is basic assumptions or conditions upon which the science of accounting is based. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब वो हमारे assumptions जिसके बेस पे हम सारी की सारी अकाउंटिंग करते हैं। मतलब हमें पता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये assumptions हैं, और उस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो अकाउंटिंग है दैट इज बेस्ड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट हैं सारे के सारे। अभी हम सारे के सारे कंसेप्ट देखेंगे। देखो, ये सब कंसेप्ट्स में आता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, कोस्ट कंसेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है ना, देन ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट है, एंड एक्रूअल कंसेप्ट है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट और हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट हमारे पास है कौन सा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसका क्या मतलब है, देखो। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस का मतलब, एंटिटी का मतलब, एक बिजनेस है और उसका जो ओनर है हमारा वो अलग अलग है। लाइक दिस इज द बिजनेस, ये हमारा एक बिजनेस है, ये ओनर है जिसने क्या किया है, कुछ हमारे पास पैसा लगाया है, पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाई है ना। बट हम जैसे कि इसका नाम है सोहन, सोहन ले लो, है ना। अब अगर सोहन ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो जब हम इसकी अकाउंटिंग चीज बनाएंगे, हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम उसकी जो कैपिटल है और उसका जो एक्चुअल में बिजनेस है वो अलग अलग दिखाएंगे। हम ये मान के चलेंगे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वी विल अज्यूम दैट द बिजनेस एंड द ओनर्स बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज। अलग अलग दोनों, मतलब अलग अलग दोनों एंटिटीज़ हैं, या इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल की बात करें। सो बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे कि दोनों अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक क्या आती है, इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सुनिए ना हम आपने, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसमें एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारी खुद की बिजनेस की संपत्ति है ना। विच, देखो, द बिजनेस इटसेल्फ ओन्स द एसेट्स, जो खुद के लिए हमने, फॉर एग्जांपल मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। तो जितना हमारे खुद की बिजनेस में पैसा, मतलब चीज़ें हैं, हम क्या बोल रहे हैं उनको एसेट्स बोल रहे हैं, और वो किसके इक्वल होती हैं, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या होती है, इन टर्न ऑन्स टू दी वेरियस क्लेमेंट्स, कि अब जो एसेट्स हैं उसके बदले हमारे कुछ वो भी लोग हैं जिनको हमने पैसा देना है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो सकते हैं, है ना, बिल पेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हमारी और भी लाइबिलिटीज हैं बहुत तरह की, और ये आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। अब जो कैपिटल है वो क्या है, जो ओनर ने पैसा लगाया है,
तभी हम इसको अलग अलग से दिखाते हैं कि हाँ ये तो ओनर का पैसा है, ये बाहर वालों को देना है, किसी भी रूप में दे सकते हैं हम लोग, और वो किसके इक्वल होगा, हमारी एसेट्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे ये हम एक तरह से रूल फॉलो करते हैं, जैसे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। In case this concept is not followed, affair of the business will be mixed up with the private affairs of the proprietor and the true picture of the business will not be available। कि अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो बिजनेस के सारे मतलब ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या करेंगे, हमारे प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द प्रोप्राइटर उनके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा बिजनेस का कितना प्रॉफिट है और एक पर्सन ने अलग से पैसा कितना खुद का लगाया होगा। तो अलग अलग से उनको शो करना बहुत ही ज़्यादा तरह से ज़रूरत है उस चीज़ की, ताकि हम ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस देख सकें कि क्या रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कार परचेज बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ये कार परचेज की गई बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो की गई, क्यों? क्योंकि वो उसके पर्सनल यूज़ में थी। अगर सपोज यही पैसा उसने अलग से लगाया पैसा कार पे तो ठीक है, अगर यही पैसा उसने क्या किया, बिजनेस में से निकाला था, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वो पैसा या बैलेंस शीट में शो करेंगे तो वो पैसा क्या करेंगे, एज अ ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, अगर उसने पैसा अलग से बिजनेस में से निकाला है तो। ठीक है, ये भी किस कंसेप्ट पे आएगा हमारे पास, जो किसके, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, अगर कंपनी की बात करें तो ये पूरा ऐसे ही हम फॉलो करते हैं जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर मतलब इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप इस केस में ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है ना। अकाउंटिंग में तो हम यही बोल रहे हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर का काम है, कि फॉलो यही होगा कि अलग अलग हैं दोनों। कई बार हम पूछ लेते हैं ना कि जो अकेला पर्सन दुकान खोल के बैठा है तो क्या वो उसका क्या मतलब होगा, तो उसके लिए भी है तो यही कंसेप्ट, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी उनकी जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होती है कि अगर उनके मतलब कुछ ऐसा पैसा है जो कि सपोज उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था बट उनका बिजनेस यूज होने के बाद कुछ पैसा बच गया, तो वो पैसा वो ले सकते हैं, और साथ साथ अगर मान लो वो अपने क्रेडिटर्स को या फिर अपने जो लाइबिलिटीज उनको पे नहीं कर पा रहे तो भी उनके प्राइवेट जो एसेट्स हैं वो ले जा सकती हैं। मतलब द क्रेडिटर्स हैज द राइट टू गेट द मनी फ्रॉम दिस प्राइवेट अफेयर्स। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के तो यही पर्पज़ है, बट लीगली अगर हम देखते हैं तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड। सिमिलर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, होते अलग अलग ही हैं, अगर उनका बिजनेस स्टार्ट करें उनके पार्टनर्स बन रहे हैं, तो ये हमारा कंसेप्ट फॉलो हर जगह होता है। ठीक है, सेकेंड वी हैव इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या फिर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट only those transactions which can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts। जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस जो मनी में हो रही हैं हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करके चले एसेट्स ही ले ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे पास मशीनरीज हैं, 5 मशीनरीज है हमारे पास, ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, 5 मशीनरीज है। स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक इज ऑल्सो एसेट, तो लगभग 40 टन्स है हमारे पास स्टॉक किसी चीज़ का। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर है जो कि 10 चेयर्स हैं,
ठीक है, अभी हमारे पास इतना ही हम बात करें कि ये चीज़ें हैं। इज इट मेकिंग सेंस कि जब हम बात करें 5 मशीनरी हैं, 140 टन हमारे पास उसका गुड्स का स्टॉक पड़ा है, बाकी फर्नीचर है 10 चेयर्स, क्या हमें कुछ इससे कंक्रीट कुछ निकल के आ रहा है? नहीं। जब तक हम इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो 5 मशीनरियाँ हैं वो कितने की हैं? 5 लाख की हैं सपोज, ठीक है। 40 टन पड़ा है, वो कितने का? 2 लाख का पड़ा है, ठीक है। और 10 चेयर हैं, वो कितने की है? 50,000 की है। तो ये जो अमाउंट है सारों की, तीनों की सेम वैल्यू में बन के आ रही है, इसको हम बोलेंगे दैट कि मनी में हो पा रहा है, मनी में ट्रांजैक्शन हमें समझ आ रहा है। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि जो चीज़ें ट्रांजैक्शंस मनी में अगर ली जाएंगी वही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें एक और हमारे पास दिक्कत आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, है ना, मैनेजर, या फिर स्ट्राइक्स, डिस्प्यूट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की जो हमारे पास क्या है, एक कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दीज आर दी क्वालिटेटिव फैक्टर्स। चाहे अगर मान लो किसी कोई अच्छा बंदा आ गया, कोई इंस्पिरेशनल बंदा आ गया, है ना, और उससे हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, बट हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट इज़ ए क्वालिटेटिव फैक्टर। तो वो चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। मे बी कोई और फैक्टर से ना हो कि उसी फैक्टर से हुआ वो बिजनेस, बट हमें लेना पड़ेगा कि जो मनी में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नॉन मनीटरी ट्रांजेक्शन्स लाइक मेंटर, इंस्पिरेशनल, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, कुछ भी इस तरह की हम नहीं कर सकते रिकॉर्ड। So this is the money measurement concept. Every transaction will be recorded in the monetary terms. ठीक है? Okay जी. Next concept we have is going concern concept. Like going concern concept. कि अब हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वी विल थिंक कि अब जो हम अपना बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं, उसको हम सोचेंगे कि लंबे टाइम तक चलेगा बिजनेस, ऐसा नहीं कि अभी बंद हो जाएगा। तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न, इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाएंगी कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है। अगर हम ये सोच लें कि अभी बंद हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम बिल्कुल सोचें कि बिल्कुल हम यही कंसिडर करके चलेंगे, ये एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ हमारा बिजनेस चलेगा। ऐसा तो नहीं कोई बैठेगा कि भाई चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इट विल बी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम मानते हैं कि भाई नहीं है कि, है ना। इन द फॉलोइंग केसेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नॉट वैलिड। कौन कौन सा केस है? When an enterprise was set up for a particular purpose which has been achieved or to be achieved shortly, कि कोई भी एंटरप्राइज है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है और वो अचीव हो गया, तो हम सोचेंगे हाँ इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपनीज डिक्लेयर्ड बाय सिक बाय बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि हमारे पास क्या है, जो कोई भी कंपनी है जो हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे पास फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का बोर्ड है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि इट इज़ सिक, कि अब ये नहीं काम कर सकती, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। So when an enterprise has been in the grip of severe financial crisis and is it expected to wind up shortly, कि कोई भी एंटरप्राइज है उसको लग रहा है कि अब जो है इसको मतलब अब फाइनेंशियल क्राइसिस के उसमें घेरे में आ चुका है, वो अब ये रन नहीं कर पाएगा, है ना। लास्ट वी हैव व्हेन ए रिसीवर और लिक्विडेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज़ टू बी लिक्विडेटेड। अब जो आपको पता होगा जब हम लिक्विडेशन करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, सारी की सारी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं कि कितना रियलाइजेशन हो रहा है सारी। तो उस केस में भी अब जब हमने लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया, हमने सोच ही लिया, तो उस केस में भी ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? हम क्योंकि इन केसेस में हम मान चुके हैं कि हाँ इतने टाइम पीरियड के लिए ही है बिजनेस, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन केसेस दीज आर दी एक्सेप्शंस, ठीक है। वैसे हम मान के चलेंगे कि हाँ हमारा बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, और वो क्या मतलब हुआ, गोइंग कंसर्न
कंसेप्ट का यही मतलब है, ठीक है। होप समझ आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट वी हैव इज कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, देखो, an asset is recorded in the books at the price paid to acquire and that this cost is the basis for all subsequent accounting for the assets. This concept does not mean that the asset will always be shown at cost, but it means that the cost become basis for all the future accounting for the assets. अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारी जो एसेट हमने बाय की है वो क्या होगी, वो हमारी किस पे रिकॉर्ड की जाएगी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी। पर इसका मतलब साथ साथ ये भी नहीं है कि हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी। इस कंसेप्ट का मतलब है कि जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा कॉस्ट है वो बेस बनेगा फ्यूचर अकाउंटिंग के लिए, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गोइंग कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर हमें पता है कि चलने वाला है बिजनेस, है ना, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको जान के हम क्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशंस आएंगी, है ना, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि बायसनेस की वजह से अपने आप वो डे टू डे बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो कॉस्ट अगर हम लेके चल रहे हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेस कर रहे हैं और वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एज्यूम करके चलते हैं दैट कॉस्ट इज द बेसिस फॉर द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। जो उसकी अकाउंटिंग की जाएगी वो किसके बेस पे की जाएगी, कॉस्ट के बेस पे की। तो इसलिए हम मेरा ये कॉस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अब कॉस्ट में आप बहुत चीज़ें पढ़ोगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ गई है, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो कि इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करती है, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट वी हैव इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये कंसेप्ट है जो काफ़ी जगह यूज़ होता है, हर जगह ही होता है, दैट एवरी डेबिट इज इक्वल टू एवरी क्रेडिट बेसिकली, है ना, फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन। तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड इन्वॉल्व अ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। कि इसका मतलब है कि इस कंसेप्ट से कि एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह आएगा। दो जगह कैसे आएगा, एक तो यील्डिंग ऑफ ए बेनिफिट एंड द गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट, कि एक हम बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरा क्या है, बेनिफिट दे रहे हैं, है ना। कोई चीज़ डेबिट हो रही है, साथ साथ क्रेडिट हो रही है। तो जैसे कि हमने कैश सेल्स किया, तो कैश हमारे पास कैश सेल्स हुआ, सेल्स क्या हुआ हमारे पास हो गया, सेल्स में से जाएगा तो उसके बदले कैश आ गया, है ना। या फिर हमने हमारे पास हमारे पास जैसे इस केस में होता है कि एसेट्स जो है ना वो इक्वल हैं किसके, इक्विटीज़ के, है ना, इक्विटीज़ के इक्वल हैं। तो हमारे पास पहले से कुछ एसेट्स पड़ी हैं, लाइक हमारे पास फर्नीचर है ना, 10,000 का, मशीनरी है 40,000 की, है ना, कितना हुआ 50,000। डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं लिख रही, वैसे लिख रही हूँ। इक्विटीज़ में लाइक हमारे पास कैपिटल है, दैट इज 50,000, ठीक है, वो भी 50,000 है। अब हमने क्या किया, हमने स्टॉक परचेज कर लिया, कुछ स्टॉक परचेज कर लिया। तो अब स्टॉक हमने कुछ परचेज किया तो क्या हुआ, एसेट बढ़ी हमारी, सपोज 8,000 का कर लिया, स्टॉक परचेज किया तो कितना हो गया 58,000। अब किया किस पे है, क्रेडिट पे किया, तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए, तो क्या हुआ, क्रेडिटर्स दैट इज कितना 8,000, तो टोटल कितना हो गया 58,000। तो ये इक्वल ही रहेगा, कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी, दीज मस्ट बी इक्वल, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। जैसे कि हम बैलेंस शीट जब मैच करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं लास्ट में एसेट्स जो है हमारी लाइबिलिटीज़ के इक्वल आनी चाहिए तो बैलेंस शीट ठीक है, अदरवाइज नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। इसका मतलब यही है कि जो भी हम एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसमें हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग
पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? उसमें तो हम कह रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं, जाएंगी आगे तक, बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगी। इसमें हम देखेंगे हाउ थिंग्स आर गोइंग, अब कैसे चल रही हैं चीज़ें। कुछ टाइम हो गया, साल हो गया, अब देखा जाए कि कैसे चीज़ें सही भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कैसे बोलेंगे? देखो, हाउ थिंग्स आर गोइंग, दिस मीन्स दैट द फाइनल अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ए periodic basis rather than waiting till the business is terminated। कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ पीरियड के बाद हमें अपने जो फाइनल अकाउंट्स है बना लेने चाहिए, जब तक बिजनेस खत्म होएगा उसका वेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स जो कि वेट कर रहे होते हैं कि अब हम इन्वेस्ट इसमें करें ना करें, उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद चाहिए इंफॉर्मेशन। तो अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे हम समझते रहें कि चलेगा चलेगा, है ना, एट द एंड देखेंगे क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं बनेगा। हमने ये मान लिया कि हाँ चलेगा, उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, बट हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद वो कैसे चल रहा है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जो अकाउंटिंग पीरियड है अडोप्टेड इज 1 ईयर। आपने देखा होगा ना, फाइनेंशियल ईयर हम मार्च तक लेके चलते हैं, अप्रैल टू मार्च या फिर जैन टू दिसंबर, इस तरह से लेके चलते हैं। एज इट हेल्प्स टू टेक एनी करेक्टिव एक्शन, टू पे इनकम टैक्स, to observe the seasonal fluctuations and for reporting to the outsiders. A period of more than 1 year reduces the utility of accounting data। कि वो कह रहे हैं कि 1 साल का जो टाइम है परफेक्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम अगर कुछ सही नहीं हुआ तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, सीजनल फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं आउटसाइडर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो एक तरह से पीरियड है ना, उसके बाद अगर करते हैं तो वो डाटा भी जो है क्या, उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं रहती, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो इसलिए बेटर है कि 1 साल का ही कर लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। और साथ साथ इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास, कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस बेस पे आती हैं वो लोग, मतलब कैसे उन एक्सपेंडिचर्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि दिस इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा कैपिटल, इतना पता है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, किस बेस पे करते हैं? इसी अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे करते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ना, क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग, उसमें जो लिख रहे हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। और जो हम बात करें बैलेंस शीट की, दैट बैलेंस शीट एज ऑन, क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन। तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि उस डेट तक हमारे पास कितने एसेट्स हैं ना, जो कि फ्यूचर में यूज होंगे, पूरा साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डाल देते हैं डाटा। तो अगर हमारे पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और हमारे पास कैपिटल है तो वो क्या होगा हमारे पास, जो उससे अगर बेनिफिट मिलने वाला है तो वो कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो, ठीक है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना इस साल के लिए यूज हो गया, ठीक है, अब जो नहीं हुआ ना उसको हम आगे के लिए लेके चलते हैं एज ए एसेट। तो दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अ मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, मैचिंग कंसेप्ट में जैसे हम बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट की नहीं, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ना, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी डेबिट सारे एक्सपेंसेस हैं वो डालेंगे हम लोग यहाँ पे, जितने भी हमारे पास क्रेडिट हुई हैं चीज़ें, इनकम है, वो ये डालेंगे। फिर हम इसको मैच करते हैं कि दीज आर दी एक्सपेंसेस लाइक 5000 है ना, 6000 है ना, किसी भी चीज़ के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं और ये हमारे पास इतनी इतनी इनकम हुई है, हम मान के चल रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर तो हमारी इनकम ज़्यादा है तो इस साइड आएगा हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या होगा, इस साइड आएगा डिफरेंस, उसको हम बोलेंगे लॉस। तो ये मैचिंग कंसेप्ट का काम है कि हम देखेंगे कितने 1 साल में एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने हमारे
जो है इनकम हुई है उसको मैच करेंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जिसको हम आगे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज essentially a process of matching the revenue recognized during the period and the cost to be allocated to the period to obtain the revenue. It is thus a problem of matching revenue and expired cost, the residual amount being the net profit or net loss for the period. कि अब हम क्या करेंगे, जो मैचिंग करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये वो हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट वी हैव इज अ रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है? अब रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या होता है, हम उस किसी भी आइटम को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें पता है कि इस डेट पे ये रेवेन्यू रियलाइज हो रहा है, जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है दूसरे को। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अगर हम देखो, अगर मैंने एक ऑर्डर किया है, एक ऑर्डर प्लेस किया है 1 जैन को प्लेस किया। ठीक है, एक 1 जैन को मैंने कुछ गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया, कहीं पे भी लगा लो, है ना, हम कर दिया। अब वो जो गुड्स हैं मुझे मिली कब, 1 फ़ेब को, राइट। अब 1 फ़ेब को मिलने के बाद मैं पेमेंट कर रही हूँ 1 मार्च को, मैं जानकर हैं तो मैं 1 मार्च को कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर किया 1 जैन को, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 1 फ़ेब को मुझे डिलीवरी हुई गुड्स की, 1 मार्च को मैंने जाके उसका पेमेंट कर दिया। तो इन तीनों केसेस में हम कब मान के चलेंगे कि अब रेवेन्यू रियलाइज हुआ, कि अब जो है एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो हमारा हुआ या दूसरे का हुआ, कब मान के चलेंगे? रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम मानेंगे ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अभी तो मैंने ऑर्डर किया तो मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, उस टाइम तक अभी भी कोई भी मेरी ओनरशिप नहीं है। अब जब हम ओनरशिप हो गई, गुड्स डिलीवर्ड हो गए, एट दिस टाइम आई विल रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी कि हाँ इस दिन की वो ट्रांजेक्शन है, और पेमेंट हुई या नहीं हुई है वो भी बात की बात है। जैसे हम कह देते हैं कि आउटस्टैंडिंग पड़ा है इतना, या फिर हमारे पास पहले की होती है तो प्रीपेड है, बट एक्चुअल में जब डिलीवरी हो जाती है उसी टाइम हम मानते हैं कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया, या फिर हम बात करते हैं कि इस दिन की ट्रांजेक्शन उस दिन हुई। तो देखो, रियलाइजेशन according to this concept, revenue is considered as being earned on the date at which it is realized, that is on the date when the property in goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। क्या होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट? इसका मतलब क्या होता है, देखो कि अब हमें अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस करनी होती है ना, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, रिकॉर्डिंग करना होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम डाल रहे हैं अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसका एविडेंस होना चाहिए, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन एक तरह से कंक्रीट बन जाती है। तो ऑब्जेक्टिविटी कनोट्स द रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड वेरीफाइबिलिटी, which means that there is some evidence in ascertaining the correctness of the information reported. As far as possible, every entry in accounting records should be supported by some objective evidence. Evidence should be such which will minimize the possibility of error and intentional fraud. ठीक है, कि कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, तो अगर कुछ होगा तो वो एरर्स को और कुछ फ्रॉड्स हैं उससे प्रिवेंट कर पाएगा। तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो लास्ट कंसेप्ट वी हैव इज एक्रूअल कंसेप्ट, जिसके बेस पे हम सारी की सारी अकाउंटिंग करते हैं। देयर आर 2 बेसिस, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल पे क्या होता है हमारे पास कि कोई भी आइटम हुई है ना, जैसे हमने रेवेन्यू रियलाइज की बात की, सिमिलर है कुछ हद तक, कि कोई भी चीज़ हो गई है हमारे पास, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में वो हो चुकी है ना।
अब जैसे कि इसी कंसेप्ट की वजह से हम बात करते हैं कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, वो पर्टिकुलर पीरियड की बात करें कि 1 साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए तो उससे रिलेटेड जो भी हम करेंगे वो रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगले साल की नहीं करेंगे, उसको हम प्रीपेड लिखते हैं तो और वो साथ साथ माइनस करते हैं जो अगले साल का पार्ट होता है। तो जितना उस साल का है हम उसको पूरा लेके चल रहे हैं कि उतने टाइम की पीरियड के लिए ये हुआ है। The sense of accrual concept is that revenue is recognized, that is, when sale is complete or services are given. It is immaterial whether cash is received or not. ये भी ये बोल रहा है कि सर्विसेज दे दी गई हैं, कंप्लीट हो गई है सेल, और पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है वो अलग बात है, बट डिलीवरी हो गई है, सेल्स हो गई है, सर्विसेज पूरी हो गई है, उसको हम बोलते हैं accrual concept. Similarly, according to this concept, expenses are recognized in the accounting period in which they help in earning the revenue whether cash is paid or not. इसका एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से ही, इस कंसेप्ट की वजह से ये टर्म्स हमारे पास आई हैं एक्रूअल हमारे कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो दीज आर दी 10 कंसेप्ट्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, होप आप सबको समझ आई होगी। कोई डाउट रहेगा? वैसे रहेगा नहीं, अगर रहेगा तो बता देना मुझे। ठीक है, तो ये हमारे पास हुए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या थे? हमारे कुछ एजम्पशन जिसके बेस पे अकाउंटिंग बेस्ड है, अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। बट कन्वेंशंस क्या हैं? वो सर्कमस्टांसेस, इट डिनोट्स द सर्कमस्टांसेस और ट्रेडिशंस which guide the accountants while preparing the accounting statements. कि वो सर्कमस्टांसेस या फिर हम कह रहे हैं कि कुछ वो ट्रेडिशंस जो हमें क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए। लाइक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर, जैसे कि मेथड्स हैं अलग अलग, हाँ ये यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स का, मतलब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम से यूज़ होते आ रही हैं चीज़ें वो, तो उसके अकॉर्डिंग वो कन्वेंशंस बन गए। ठीक है, सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कॉमन प्रैक्टिसेस which are universally followed in recording and presenting accounting information of business. So this will help in comparing accounting data of अगर हम सेम चीज़ें यूज़ करेंगे है ना, methods कुछ, तो it will be easy. Basically common practices बोलते हैं। ठीक है, circumstances के अकॉर्डिंग बन गई है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है, concepts are concerned with maintenance of accounts whereas conventions are applicable preparing financial statements, that is the statement of profit and loss account and balance sheet. Okay, done. This is the accounting conventions. There are 4 types of accounting conventions. First is consistency, full disclosure, conservatism, convention of materiality. There are 4 types of conventions. So first we have is the convention of consistency. इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी से बात समझ आ रही है? कंसिस्टेंसी का मतलब सेम चीज़ कंसिस्टेंट वे में फॉलो की जा रही है ना। जैसे कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, है ना, अलग अलग। हम कह रहे हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करें हर साल या फिर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड यूज़ करें हर साल। सेम मेथड हर टाइम फॉलो होगा तो क्या होगा? इट विल बी ईजी टू कंपेयर फॉर द 2 डिफरेंट ईयर्स। और क्या होगा? अलग अलग फॉर्म्स मान लो सेम मेथड यूज़ कर रही हैं तो उनके साथ कंपेयर करना इजी हो जाएगा, राइट। तो अगर कंसिस्टेंसी फॉलो की जाती है तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेथड्स फॉलो कर रहे हैं उस पर ही टिके रहना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन चेंज, लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ कंसिस्टेंट वे में चलना चाहिए। तो द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर. Whatever accounting practice is followed by the business enterprise should be followed on a consistent basis from year to year. ठीक है, for example, when a particular method of depreciation is adopted for a particular fixed assets, the same method should be followed
This principle does not mean that accounting practices and methods once adopted should not be changed. जो मैंने अभी आपको बताया, so the accounting practice and methods can be changed when needed. कई बार हम चेंज कर लेते हैं और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, मतलब कि अगर यही मेथड 4 साल पहले भी यूज करते जो अब हम चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, वो भी हमारा फाइंड हो जाता है अकाउंट। तो ये उसकी बात कर रहा है। The principle eliminates personal bias because the accountants have to follow consistent rules, practices and principles year after year. The principle also facilitates the periodical comparison of financial statements. Periodical comparisons भी हो जाते हैं। Frequent changes in accounting treatment would make the financial statement unreliable to the users of the financial statements. ठीक है, ज़्यादा बारी बारी चेंजेस करने से क्या होगा, जो यूजर्स हैं उनके लिए दिक्कत करने वाली बात है। So this is the convention of consistency. Second we have is convention of full disclosure. Full disclosure का मतलब क्या है, पूरा उसको सारा का सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। कैसे करना, जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसमें एक हेडिंग्स में एक डिस्क्लोजर की भी बात की जाती है। लाइक जब हम बात करें ना प्रेजेंटेशन की, है ना, और ट्रीटमेंट की, प्रेजेंटेशन की, है ना, ट्रीटमेंट की, तो उस टाइम मेजरमेंट की, है ना, तो उस टाइम डिस्क्लोजर की बात की जाती है कि क्या क्या इसकी आइटम्स डिस्क्लोज करनी है सबके आगे। तो द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसका जगह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुटनोट्स। जैसे आपको पता है ना कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, दैट मे बी अराइज इन फ्यूचर, है ना, मे और मे नॉट बी अराइज इन फ्यूचर, डिपेंडेंस ऑन सम एक्ट बेसिकली, है ना। तो अब वो आइटम्स भी एज ए फुटनोट हम शो करें। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो जिनकी जगह बैलेंस शीट में नहीं है उसकी हम फुटनोट्स में भी उसको दे सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट नोट शुड प्रेजेंट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट एंड मटेरियल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अगर ये जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली बड़ा डिसीजन मेकिंग का काम करेगी यूजर्स के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स जो भी होंगे उनके लिए रेलिवेंट रहेगी, अंडरस्टैंडिंग का काम करेगी। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस। क्या क्या होगा इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर नोट्स शुड प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट एंड मटेरियल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उसके नोट्स हैं वो क्या करेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है उनके लिए, ज़रूरत वाली है, वो क्या करेंगे, उनके फुल उसको डिस्क्लोज करेंगे। इट हेल्प्स इन मीनिंगफुल कंपैरिजन of financial statements of the different business units। ये क्या करेंगे, कंपैरिजन्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन में हेल्प करेंगे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स की। दिस कैन हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। ये किस में हेल्प करेंगे, कंपैरिजन में हेल्प करेंगे अलग अलग ईयर्स के, सेम बिजनेस के अलग अलग ईयर्स में। दिस कन्वेंशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए हेल्प करेंगे। दिस कन्वेंशन प्रेजेंट्स रिलायबल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी आगे रख देंगे तो हम वी कैन रिलाय। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसका क्या मतलब है, दैट इट एंटिसिपेट्स नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। ये प्रॉफिट्स नहीं लेके चलता, ये जो हमारा कन्वेंशन है कहता है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें हमें प्रॉफिट्स नहीं कंसिडर करने चाहिए, हम फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में लॉसेस कितने होने वाले हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या बोलता है कि दैट अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी, कि हमेशा सेफ्टी लेके चलनी चाहिए, है ना। मतलब कि लॉस तो कंसीडर करने ही चाहिए कि जब हमें पता है कि हाँ ये लॉस होने वाला है, प्रॉफिट हो ना हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हमें पता है कि हाँ ये लॉस होने वाला है,
तो उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, ये हमारा कन्वेंशन बोलता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या करते हैं, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो हमें पता है कि जो हमारे डेटर्स हैं, अब बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, जो हमारे डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो उनमें से हमें पता है कि हाँ ये डाउटफुल डेटर्स हैं, कुछ पास के बेसिस पे हाँ कि ये पैसा नहीं देंगे, मे भी ना दे, है ना, और उनके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, और उसके बाद अगर वो पैसा नहीं देते तो वो बिल्कुल डूब जाते हैं, दैट इज़ उसको हम बोलते हैं बिल्कुल बैड डेट्स, खत्म हो गए। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं, जो हमारे बैड और डाउटफुल डेट्स हैं, कि हाँ हमें पता है कि ये पैसा डूबने वाला है, मतलब चांसेस हैं, तो हम क्या प्रोविज़न पहले से ही लेके चलते हैं, भाई कुछ कुछ अमाउंट हम हर साल प्रोविज़न में डाल रहे हैं, ताकि जब नुकसान हो तो हम उसको पूरा कर लें, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, शोइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बट नॉट एप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन तो दिखाते हैं, हमने एसेट बाय की, हम हर साल लिखते हैं कि भाई हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, है ना, क्योंकि डेप्रिशिएट होती है एसेट, बट वी नेवर शो दी एप्रिसिएशन। हमने कभी शो नहीं किया कि हमारी लैंड की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, कभी शो किया हमें फ़ायदा हो रहा है, नहीं, कभी नहीं शो कर। तो दिस इज़ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कि लॉसेस को कंसिडर करना है बट नॉट द प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वी हैव इज द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी क्या होती है, दैट इज रेलेवेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, मटेरियल क्या है। तो दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि ये जो हमारे पास कन्वेंशन है ये किसका एक्सेप्शन है, हमारे फुल डिस्क्लोजर का। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स and items are shown which are useful and material for the business। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमारे पास आइटम्स हम शो करते हैं जो कि बिजनेस के लिए जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट या फिर बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। हम फुल डिस्क्लोजर में ये बात कर रहे थे कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, बस इस कंसेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम यही शो करते हैं कि जो मटेरियल है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वही डाला जाए, वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूजर्स को दिया जाए, क्योंकि वही उनके लिए यूजफुल है। सो दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद दीज आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। कि अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन भी छोटी छोटी दिखाने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, वो कुछ दो एक कम पेजेस की नहीं, बहुत बड़ी हमें बनानी पड़ेगी, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डालने लगे, इसलिए बोल रहा हूँ मटीरियल इंफॉर्मेशन डालो रादर देन फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। सो व्हाट इज मटीरियल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द डिस्क्रेशन ऑफ द अकाउंटेंट। तो क्या जरूरी है ये डिपेंड करता है अकाउंटेंट क्या कह रहा है। अकाउंटिंग जो मटीरियलिटी है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, बेसिकली एक अकाउंटेंट क्या सोच रहा है कि हाँ ये चीज़ जरूरी है नहीं हो रहा है, या फिर कोई फर्म है उसमें एक चीज़ जरूरी है नहीं है दूसरे के लिए वो चीज़ जरूरी, ठीक है।